नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी प्रीवियस ईयर मॉक के फॉर्म में, जिसमें हम डिफिकल्ट शिफ्ट देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 में पूछी हुई। अभी तक हमने 6 शिफ्ट देख ली हैं जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। आज हम आखिरी शिफ्ट देखेंगे 19 सितंबर को, जो कि शिफ्ट 2 थी। जैसा कि आप जानते हैं 13 अगस्त से एग्जाम शुरू है, 10-12 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जितने भी आप मॉक दे रहे हैं उनको जो है अच्छे से आप एनालाइज कर रहे होंगे, और जितना भी आपका वीक सेक्शन है उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है, 6 महीने 8 महीने जितना भी आपको टाइम मिला तो आपका प्री जरूर क्लियर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं आज 1 अगस्त है, कल 31 जुलाई थी। सभी टीचर्स ने डीओपीटी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ कैसा हुआ, उस कल के जो भी आप बोल लीजिए कि जितना भी आपका प्रोटेस्ट तो नहीं था, लेकिन एक फिर भी एक छोटा सा गैदरिंग था जिसमें आप डीओपीटी मिनिस्टर से टीचर्स की मिलने की कोशिश थी। उसके अंदर जाके एक चीज ये पता चली एसएससी डायरेक्टर से बात करके, कोई भी एग्जाम आपके जो है कैंसिल नहीं होंगे और पोस्टपोन नहीं होंगे। और ये चीज मैं आपको डे 1 से ही बोल रहा हूँ, जब से ये एडिक्यूटी ने एग्जाम शुरू कराया है सिलेक्शन पोस्ट का, कि ये लोग ये एसएससी है, एसएससी कोई कभी भी स्टूडेंट के फेवर में ना सोचती है। तो इसलिए आप जो है अपनी तैयारी जरूर जारी रखिए, ब्रेक मत लगाइएगा अपनी तैयारी के अंदर। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोच के चलना कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। एग्जाम चाहे अच्छे से हो चाहे ना हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने सर से सिरदर्दी हटानी है एग्जाम करा। अब उसमें कितनी भी अनियमितताएं आए, इरेगुलरिटीज आए, बच्चों को दिक्कत हो, इनको कोई लेना देना। इसलिए जो है अब आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा इसके बारे में बिना सोचे। तो आज हम देखेंगे 19 सितंबर का पेपर, कि इस टाइप का अगर पेपर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे कम से कम टाइम में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे नंबर लेकर आए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप इन्हें यूज करते हैं तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको डेली अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर, एग्जाम से और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और यहाँ पीडीएफ भी आपको अपलोड हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी किसकी, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की। मैंने देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो है इस चैनल के ऊपर वीडियो बना के डाली है, जिसको आपको देखना जरूरी है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं 1.5 की स्पीड पर देख के। अगर आप भूल गए हैं तो उसको दोबारा लर्न कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने मैक्सिमम मिनिमा जो है आपको नहीं कराया, क्योंकि वो मैं मेंस के लिए मैंने रखा है कि मैं मेंस में कराऊं। प्री में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सिंपल पूछा जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम मिनिमा का, ठीक है। और हाँ, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। अच्छी वीडियो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को और रिवाइज करने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसके अंदर हम कुछ नहीं करते। इसके अंदर हम साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होता है इसको स्क्वायर करके इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आप सीधा देख रहे हैं ये 9 4 13 हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। कहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड टू अ सर्कल इज इतना दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब आप एक चीज देखिए कि ये सेंटर से यहाँ कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रही है, परपेंडिकुलर होती है और ये बाइसेक्ट करती है। रेडियस आपको दे दिया है 10, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है 6। तो आप देखिए ये 3 5 4 का सीधा सीधा दुगुना है ना। तो ये दुगुना है, तो ये 8 हो गया। इधर रेडियस कॉर्ड 2 भाग में डिवाइड होती है, तो ये 8 और 8 16 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर 5 से ये 5 बारी में गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, -4 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे अगर आप देखते हैं डिवाइड कर देंगे तो 6 3 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये -8 + 4, तो ये देखिए एक दोनों कट जाएगा माइनस प्लस, ये यहाँ से 1 आ जाएगा +1, 6 और 1 7, 7 5 कितना हो जाता है हमारा, 7 5 हो जाता है 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ। ये एक अलजेब्रा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x + 1/x की वैल्यू 7 दे दी है और x - 1/x की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, सीधा स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इसके स्क्वायर का, और यहाँ पे हम सीधा क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 45 में से 49 में से 4 गया 45, 45 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाता है 3√5, है ना, 3√5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3√5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 44 रुपीज़ पर केजी, जिसकी कॉस्ट प्राइस 40 रुपये पर केजी था। अब वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता, वो उसको और मुनाफा चाहिए था।
तो वो क्या करता है कि 1 किलो के चावल में से वो 200 ग्राम की चोरी करना शुरू कर देता है। तो उसका शॉपकीपर का ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा क्या आएगा, 4 रुपये ज़्यादा कमा रहा है वो 40 पे, है ना, यानी कि 1/10 का प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं, 10% का प्रॉफिट। अगर दूसरे प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ, उसमें क्या है, वो 200 ग्राम कमा रहा है, तो इसका मतलब वो उसका पैसा जो लग रहा होगा 800 ग्राम का ही लग रहा होगा, है ना। 100 से कर दीजिए गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 को ही हम क्या कहते हैं, 25%। ठीक है, अब इसका नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 + 10 + 25 × 10/100, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास, 35 प्लस कितना हो गया आपके पास, ये 2.5। तो इसको आप क्या कहते हैं, 37.5% इसका क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 37.5% इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट सेल्स इन करोड़। तो देखिए ये कह रहा है कि ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ अ कंपनी इन करोड़ इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है एवरेज निकालना है हाईएस्ट और लोएस्ट का। तो हाईएस्ट तो ये रहा, लोएस्ट ये रहा, तो इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9 8 हो जाता है और 5 2 7, है ना। इसका हाफ कर लीजिए, क्योंकि 2 है, 2 का मीन कितना हो जाता है, इसका हाफ ही। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 394 पॉइंट समथिंग, है ना, 394.5 समथिंग। क्यों 394.5, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आ जाए तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 3 साल पहले द एज ऑफ अ पर्सन वॉज 6 टाइम्स द एज ऑफ यंगर ब्रदर। अब देखिए मैं पर्सन की एज को पी मानता हूँ और यंगर ब्रदर की एज को वाई मानता हूँ। तो कहता है, और प्रेजेंट एज को मानता हूँ, प्रेजेंट एज में पर्सन की एज को पी और प्रेजेंट एज में यंगर ब्रदर की एज को वाई मानता हूँ। तो वो कहता है 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो यंगर ब्रदर है उसके में भी 3 साल कम होंगे। तो कहता है वो 6 टाइम्स द एज ऑफ यंगर ब्रदर, यानी कि जो उसकी एज रही होगी उसकी 6 गुना ही होगी। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा इक्वेशन कहता है कि 8 ईयर्स लेटर यानी 8 साल के बाद द एज ऑफ पर्सन। तो यानी कि इसमें इसके प्रेजेंट एज में 8 साल जोड़िए। उसके बाद कहता है कि 8 ईयर लेटर द पर्सन विल बी 3 ईयर्स लेस देन द ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यानी कि जो उसकी एज उस टाइम पे रही होगी उसके दुगना का 3 गुना। तो भैया इसके एज में 8 साल की बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके एज में भी 8 साल की बढ़ोतरी होगी। ये उसकी एज रही होगी, इसका दुगना कीजिए और उसमें से 3 साल माइनस कर दीजिए, ये एज हो जाएगी किसकी, पर्सन की, है ना। तो देखिए ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए बाय ऑप्शन रख के। ठीक है, बाय ऑप्शन रखिए, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कैसे कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व इस इक्वेशन को ऐसे कर लेंगे कि p हो जाएगा -6y हो जाएगा और 18, और ये कितना हो जाएगा -15, यहाँ से ये हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, p -2y हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 16 में से 3 गया 13 में से 8 दूनी 16, है ना, 16 और 8 दूनी 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13 में से 8 जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5, है ना। 13 में से 8 गया तो 5, तो ये हो गया 5। अब आप देखिए ये 2 इक्वेशन आ गए, इस 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, हैं। पहले प्लस कर लीजिए, आप इनको प्लस कर लेंगे तो माइनस कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, तो ये ऐसे हो गया, ये इधर हो गया। तो इधर देखेंगे -4y आ जाएगा, इधर देखेंगे -20 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यानी कि 5 साल तो हो गई किसकी, छोटे भाई की एज। और यहाँ से अगर आप निकाल लेते हैं तो p की एज क्या हो जाएगी, 6 पंजे 30, 30 15 में से 30 गया तो 30, किसी भी इक्वेशन से। तो देखिए आदमी की एज आ गई 30 और उसके छोटे भाई की आ गई 5। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आप चाहते तो इन 2 इक्वेशन के अंदर आप जो है बाय ऑप्शन रख के वहां से भी आंसर निकाल सकते थे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस आपको दे दिया अंकित मूल्य 275, उसको विक्रेता 5% के डिस्काउंट पे बेचता है, उसके बाद भी उसको 4.5% का जो है गेन होता है, तो उसे बताना है कि वो वस्तु उसको कितने की पड़ी। आप देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का, जिसमें आप क्या करते हैं 100 में प्लस कर देते हैं आपका प्रॉफिट परसेंटेज, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पे 100 में से आप क्या कर देंगे डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख लीजिए, ये 275 हो गई। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 4, 4.5, तो 100 में से जोड़ देंगे तो 104.5 हो जाएगा। डिस्काउंट अगर आप इसमें से निकाल देते हैं 5%, तो ये 95 हो जाता है। इधर से आ गया आपका कॉस्ट पर्स, इधर से आप 0 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से देखते हैं 2 बारी में चला गया 5 से, और ये कितनी 9 बारी में चला गया, ठीक है 5 से,
और इधर अगर आप देखते हैं तो ये कितनी बारी में गया, 5 से 1 बारी में, 5 से 9 बारी में, और ये 0 आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 10 बारी में गया और यहाँ से ये 11 बारी में चला गया, ये 11 से यहाँ से 2 बारी में, 5 बारी में, तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 250 रुपीज़। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 250 रुपीज़ इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू और आर एक्स से कॉमन टेंजेंट है 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट ए और बी पे, ठीक है। जहाँ पे ए और बी जब दोनों साइड प्रोड्यूस कर दी जाती है तो वो पी क्यू और आर एस को एक्स और वाई पे मिलती है। तो ये हमें बताना है कि ए बी 3 दे दिया, एक्स वाई 5 दे दिया है, तो पी क्यू की क्या लेंथ होगी। देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ये 2 यहाँ पे टेंजेंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 टेंजेंट हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई ए बी, ठीक है, और इसको जब आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये यहाँ x और y पे मिलती है। ये क्या है, पी क्यू, ये क्या है आपके पास आर एस, ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद कहता है ये कि ये जो ए बी है, ये क्या है, ए बी जो आपको दे रखा है वो 3 दे रखा है ना, 3 दे दिया है। अब आप एक चीज़ समझिए कि जो एक्स ए है ये बराबर है किसके, वाई बी के, और ये कितना है, दोनों बराबर 1 के। क्यों, क्योंकि ए बी आपको 3 दे दिया और एक्स वाई आपको यहाँ 5 दे दिया है ना, ये कंप्लीट आपको कितना दे दिया है, 5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब आप कि पी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आपके एक्स ए के इंटू एक्स बी के, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा हो तो। अब एक्स से 1 आ गया और एक्स बी को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो ये हो जाता है 4, और पी एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो पी एक्स की वैल्यू आ गई है 2, ये 2 आ गई, इसी तरीके से ये भी 2 आ जाएगी, है ना, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए वीडियो को पॉज करके, और फिर दोबारा आप सॉल्यूशन देखिए। ये एक फॉर्मूला होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप इसको रिवाइज कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि ये अगर मान लेते हैं आपकी सर्कल है, इस तरीके से आपकी टेंजेंट एक सेकंड जा रही है और इधर से आपकी आ गई है कि टेंजेंट, ठीक है, ये अगर ए बी हो गई, ये सी और डी दे दिया है, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जो हो जाता है वो बी सी इंटू हो जाता है बी डी के, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एट अ स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टैंक, ठीक है, टू फिल दिस टैंक 50 buckets ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, अज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस टू 2/5 ऑफ द प्रेजेंट, हाउ मैनी बकेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल। अब देखिए एक टैंकी को 50 बकेट से भर दिया जाता है, ठीक है। अब बाद में क्या किया जाता है कि जो बकेट है उसकी जो कैपेसिटी है उसको 2/5 कर देते हैं। मान लेते हैं क्या कि एक बकेट जो हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर। तो देखिए ये 50 बकेट में अगर हम देखते हैं एक बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर, तो इतना पानी है टैंकी में जो हमें भरना है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि कितने बकेट लगेंगे, ये x बकेट लगेंगे, लेकिन हर एक बकेट की जो कैपेसिटी हो गई है वो 2/5 कर दो इसके, तो 5 का 2/5 कितना हो जाता है, 2, ठीक है। तो आप इस 2 को किससे कर दीजिए डिवाइड, ये 25 हो गया, 25 पंजे 125, तो यानी कि अब आपको कितने नलके चाहिए होंगे सेम टैंक को भरने के लिए, 125। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी 125, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, ये बार ग्राफ का प्रश्न है, इसके अंदर आपको कह दिया है कि 6 शॉप्स के द्वारा 2 कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर क्या बेचा गया है, बॉल पेन्स के द्वारा, ये इसका डेटा आपको दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ शॉप S2 इन बोथ द ईयर टू टोटल सेल ऑफ S5 बोथ द ईयर। अब S2 की बात हो रही है तो ये कितना हो गया आपका 160, इसका रेशियो निकालना है किससे, S5 से, तो ये 8 6 14 140 का, तो आप यहाँ से ये 8 कर देंगे, इसको 7, तो 8:7 इसका रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर लेते हैं। तो देखिए ए 12 दिन में करता है, बी जो है 16 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट।
तो देखिए जब आप इनका टोटल वर्क निकालते हैं तो इसका एलसीएम 48 होता है, ये 4 बारी में जाता है, ये 3 बारी में, और 4 और 3 कितना होता है 7, 7 को अगर आप 6 से करते हैं तो कितना हो जाता है 42, है ना यूनिट। तो 6 यूनिट का काम बच गया, 6 यूनिट का काम बच गया, टोटल कितना है 68 पे। तो अब कितना फ्रैक्शन काम बच गया, ये 1/7। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 1/7 जो है क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कोऑर्डिनेटर PQRS जो है इंस्क्राइब किया गया एक सर्कल के अंदर इस तरीके से कि PQ एक डायमीटर है। तो देखिए एक पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ये इसका एक डायमीटर मान लेते हैं हम, ठीक है PQ। यहाँ एक कोऑर्डिनेटर हम बना लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा कोऑर्डिनेटर बन गया। अब कहता है क्या कि ये PQ डायमीटर हो गया, ये RS हो गया, PSR ये एंगल आपको दे रखा है 120, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर। अब कहता है QPR यानी कि आपको ये एंगल बताना है। अब ये एंगल बताना है तो आप देखिए इस तरीके से देखते हैं जब आप कि एक डायमीटर जो है सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, और जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसका अपोजिट एंगल जो होता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना है 60 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बनाना है। तो ये हो गया 160, ये हो गया 90, ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 50, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है 30 डिग्री, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 30 डिग्री। ठीक है, आसान था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बेस रेडियस आपको दे दिया है कितना सिलेंडर का 10.5 सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया आपको 792 दे रहा है तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए सबसे पहले कि आपका रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है आपके पास 10.5, ठीक है, रेडियस आपका कितना है 10.5, और 10.5 हो गया। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 792। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल कैसे, 7 को 11 से 7 से काटते हैं तो 77 हो जाता है, और 2 से गया तो 11, 2 या 22, तो यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। 11 का कोई भी फैक्टर जो है हाइट के अंदर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 11 का कोई भी फैक्टर हाइट के में नहीं आएगा, कहने का मतलब है अपॉन में कुछ नहीं आ रहा 11 का, ऐसा मेरा इसमें कहने का मतलब है हाइट में। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि यहाँ आ रहा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है किसका, सिलेंडर का, πr²h। पाई क्या होता है आपका 22/7, है ना, 22/7। अब आप यहाँ पे मैंने बोला अगर हाइट का नीचे कुछ 11 का फैक्टर आ जाता तो 11 का फैक्टर इसमें से हट जाता, कटने के चांसेस हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अदरवाइज इसमें देखिए 11 का फैक्टर कट चुका है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 11, वॉल्यूम में एक 11 का फैक्टर हमेशा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में सीधा 11 का मल्टीपल देखिए सबसे पहले, है ना। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 666 हो जाता है, 11 को 3 से करते हैं 33 हो जाता है, 7 और 1 8, 88 और बच गया 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 44 होता है, 11 1 जा 11, 8 बच गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 33 7 और 1 8, 85 हो गया, 85 7 से 77 हो जाता है, 5 3 8 82, 11 का मल्टीपल ये नहीं है। अब देखिए 41 में 33 हो गया, 7 और 1 8, 85 हो गया, 85 में 7 77 हो जाता है, 5 और 3 8, यानी कि 11 8 88 हो गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है वो ऑप्शन डी है। तो हम इसको बिना सॉल्व करे भी सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में बताता हूं कि आप देखिए 11 का मल्टीपल आने की क्या संभावना है। अगर 11 का मल्टीपल आपके देखिए एक ही आ रहा है तो बाय ऑप्शन आप देखिए ऑप्शन में कौन सा 11 का मल्टीपल है, तो इसमें डी ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है और यही इसका सही आंसर है। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू निकालनी है इसकी। अब देखिए आप इसके अंदर बिल्कुल भी आप वैल्यू पुटिंग मत कीजिए, मेरे हिसाब से आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। कैसे, बट आपको इसमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं साइन को ना एस लिखूंगा, ठीक है, ये याद रखिए आप, मैं साइन को एस लिखूंगा, ये हो गया। नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन और 2t। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये हो गया आपका कॉस टी प्लस कॉस प्लस साइन, है ना। नीचे आ जाता है आपका कॉस माइनस साइन, तो मैं इसको क्या करता हूँ कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन से प्लस से इनटू कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में। तो जब मैं इसको खोल दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, 2 साइन और कॉस, ये हो गया। नीचे आप देखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन 2t और यहाँ आ जाता है 1 प्लस साइन 2t।
अब आप एक चीज देखिए, इस चीज को ये 2 साइन टी कॉस टी को मैं लिख सकता हूँ साइन 2t, है ना, यही होता है ना। तो 1 प्लस साइन टी और 1 प्लस साइन टी, देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया। अब आप यहाँ पे देखें, इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस टी साइन टी, ये हो गया ना। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें कॉस टी माइनस साइन टी इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, ये हो गया ना। अब आप देखिए ये इससे कट गया। कटने के बाद देखिए क्या बचा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों जगह से ना कॉस को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉस जब कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ साइन बाय कॉस आ जाएगा, जो क्या है tan t, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan t, है ना। तो ये और यहाँ का कॉस और यहाँ का कॉस कट जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा मेरा 1 माइनस tan t अपॉन 1 प्लस tan t। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 1 माइनस tan t अपॉन 1 प्लस tan t, है ना। आसान था, लेकिन ये आप जब ही करते जब आपका माइंड में सारे फॉर्मूले पहले से सेट हो। बिल्कुल आसान था, कोई भी मुश्किल नहीं था। अभी आप वैल्यूज में रखने की कोशिश करते तो पता नहीं कैसे आप कितने ऑप्शन है, फिर आपको ऑप्शन भी सेटिस्फाई कराने पड़ते। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बी में ही डल गया। तो दूसरा ऑप्शन अगर आप ए से बी पे जाते तो क्या पता आपका वैल्यू से आ जाता, लेकिन कौन सी वैल्यू से आता नहीं आता ये भी देखने वाली बात है कि एक वैल्यू पे आंसर आपका आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो किस क्वेश्चन में वैल्यू डालनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको जब पता होगा, कम से कम आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे क्वांटिटी के क्वेश्चंस आपने करे हो। ठीक है, और वैल्यू डालने से ही हर समय आपका जरूरी नहीं है कि काम आसान हो, काम आपका बढ़ भी जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 6 चिल्ड्रन बॉर्न ऑन एन एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर इज इतना। देखिए मान लेते हैं पहले एक x साल पे बढ़ा, फिर x प्लस 2 पे आया बच्चा, मतलब पैदा हुआ, फिर x प्लस 4 पे आया, फिर x प्लस 6 पे आया, फिर x प्लस 8 पे आया, फिर x प्लस 10 पे आया, है ना। 2-2 साल के इंटरवल पे 6 बच्चे हो गए, तो ये 6x हो गया। अब आप देखिए कहता है कि इनका सम क्या है 90, तो हमें बताना है सबसे बड़ा। तो ये देखिए 6 4 10, 8 2 10 और 10 30 हो गया। इनका सम आपको दे दिया है 90, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 90 में से 30 गया 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे 10, तो ये हो गया आपके सबसे छोटे की वैल्यू 10 और सबसे बड़े की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो 20 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, सबसे बड़े की एज। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ सम ऑफ 1456 when invested for 10 year amounts to इतना, on maturity find the rate of simple interest per annum that was to be paid on sum invested। देखिए 1456 रुपए की चीज जो है कितनी हो गई है, ये हो गई है आपके पास 2366 रुपए। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 910 रुपये आपको ब्याज मिला है कितने 10 साल पे। तो 1 साल का रेट क्या आ जाएगा आपका 91, यानी कि आपने 91 रुपये कमाया है ब्याज कितने पे, 1 साल के 1456 रुपये पे। अब आप सिंपली जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है आपको। अब आप देखिए ये 91 से सीधा 16 बारी में चला जाएगा, है ना। और यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे 16 से, ये 6 बारी में 96 हो गया, 40 बच गया, 16 दूनी 32 हो जाता है, 5 80 हो जाएगा, है ना। तो 6.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये आ गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 1997 से 2000 के बीच में। तो देखिए 1997 में जो क्वार्टरली यहाँ पे सेल्स दे रखी हैं, है ना, क्वार्टरली प्रॉफिट दे रखा है स्टोर का, वो ये हो गया, 2000 में ये हो गया। तो इनका ये अब ये बताना है आपको कि क्या इंक्रीज हुआ एनुअल सेल में। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, है ना। जोड़ लेंगे तो 10 हो गया, 3 और 1 ये 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। नहीं 9 और 1 ये 10 हो गया, 7 3 10, 10 और 1 20 हो गया, और 1 ये 21 हो गया, 2 4, तो ये हो गया 410 किसमें, लाख में 97 का ईयरली प्रॉफिट। 2000 की मैं बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और 3 8, है ना, 8 8 16 और 1 ये 17, है ना, 2 4 6 और 1 7, ये है 770 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने में, 2000 में। तो अब आप इसका परसेंटेज इंक्रीज निकाल लीजिए, 770 में से आप इसको माइनस कर दीजिए 410 को, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब बात हो रही है 41 410 पे,
और इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज, तो ये आ रहा है आपके कितना 3600/41। तो आप सीधा देखिए 8 बारी में, 8 से 1 बारी में, 8 से 4 बारी में 32 हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 हो जाएगा, है ना, 5 में से 2 गया 3, 320। अब देखिए 328 है 8 बारी में, 320 है तो एक कम ही होगा, जाहिर सी बात है ना, जो भी आएगा 87 दशमलव समथिंग आएगा। तो 87 दशमलव की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 87 समथिंग आएगा, जो हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं निकालना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, जिसके अंदर आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को जब उल्टा करेंगे तो कॉस 58 आ जाएगा। अब आप देखिए इस चीज़ को भी मैंने आपको उस वीडियो की जो बारे में बताया स्टार्टिंग में कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की वीडियो मैंने कराई है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि इफ़ कि a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है, तो आप यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा का ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर 32 डिग्री के, है ना, आप लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा ये भी 32 और ये भी 32, है ना। ये चीज़ भी मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, आप जरूर देखिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैं वो चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा जिससे वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी अननेसेसरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेस। तो देखिए ये 20 मैचेस के अंदर एवरेज है 15, उसके बाद कहता है 25 अदर मैचेस में एवरेज है 24, है ना, ये एवरेज है। अब कहता है कि वो एवरेज इन ऑल दी 45 मैचेस के अंदर ये बताना है, तो आप इसको सीधा सीधा जोड़ लीजिए, ये 300 हो जाता है और इसमें जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा, 60 15 25 दूनी 50 और ये 60, तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 45 से। तो देखिए 900 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 20 आएगा, तो ओवरऑल एवरेज हो गई 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10th देन इन क्लास 12th इफ 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू क्लास 8। तो देखिए इस 15% की वैल्यू की बात की जाए तो ये आपको कितनी दे रखी है, 600%। तो 1% की मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, कितना हो गया, 40। अब आपसे कह रहा है कि 10वीं क्लास में 12वीं क्लास से कितने बच्चे ज़्यादा हैं। तो देखिए 10वीं क्लास के आ गई है 25 और 12वीं 18%, तो यानी कि 7% बच्चे ज़्यादा हैं। 1% की वैल्यू 40, तो 7% की कितनी हो जाएगी, 280, है ना, ये डिग्री नहीं 280। तो 280 इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अब थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। जब पुलिसमैन चेस करता है उसको तो चोर भी भागने लगता है, चोर की स्पीड 9 है, पुलिस की 10 है। तो ये बताना है कि पकड़े जाने तक चोर जो है कितना डिस्टेंस चल लेगा। तो अब देखिए इसकी कोई फिगर नहीं बनाएंगे, सबसे पहले ये 200 मीटर की दूरी को वो लोग अपने रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। अब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हो जाती है माइनस, तो ये हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए इसको 5/18 से कर लेता हूँ। पुलिस को चोर जो है टी टाइम में चोर को पुलिस जो है टी टाइम में पकड़ लेंगी। ठीक है, तो ये 5 से ये 40 बारी में चला गया, टी की बात आ जाएगी तो यानी कि 720 सेकंड के अंदर चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। अब इस 720 सेकंड के अंदर चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चोर की स्पीड तो आपको दे रखी है 9। ठीक है, तो ये 5/18 हो गई, और ये आ गया आपके पास 720 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी चोर के द्वारा। अब आप यहाँ डिस्टेंस देखिए सब किलोमीटर में, तो यहाँ मैं 1000 से ऑलरेडी डिवाइड कर देता हूँ। ये 18 से ये 4 बारी में चला गया, तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौका 20 और ये 18, तो ये 1.8 किलोमीटर इसका आंसर आपको साफ दिख रहा है यहाँ से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर, 1.8 किलोमीटर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि फ्रॉम द गिवन नंबर ABCD विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब सिंपली देखिए 11 से डिविजिबिलिटी देखनी है, नॉट डिविजिबल। तो अगर मैं देखिए सबसे पहले ऑप्शन के थ्रू जाता हूं, तो मैं सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करता हूं और नहीं तो ऑप्शन डी चेक करता हूं। तो मैं सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करूंगा। तो ऑप्शन ए में देखिए 7 में से 1 गया 5। ठीक है, ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, 2 में से 7 गया कितना हो गया, -5। 1 में से 2 गया कितना हो गया, -1। तो ये कट गया -1, यानी ए इसका
जो है 11 से डिविजिबल नहीं, 11 से डिविजिबल फ्रॉम द विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ गया, 7 में से 1 गया 6, सॉरी 7 में से 1 गया 6, 2 में से 7 गया 5। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सॉरी ये आ जाएगा 6, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 7 गया, कितना हो गया आपके पास -5, ये -1। तो यहाँ देखते हैं ये आ गया 0, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, हमें बताना है कौन सा वाला नहीं है। अब मैं डी ऑप्शन देखता हूँ, 7 में से 5 गया तो ये कितना आ गया आपके पास 2, 6 में से 1 गया तो कितना आ गया आपके पास 5, 4 में से 8 गया तो कितना आ गया -4। तो यहाँ देखिए 7, 5, 2, 7, 7 में से 4 गया, आ गया 3। इसका मतलब ना ये 0 है ना ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो यही एकमात्र ऑप्शन होगा जो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी में। तो ये आंसर आपका सही है। ये रेलवे वाले ऐसे ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन में दे देंगे, फिर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दे देंगे ABCD, और बच्चा उसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए। तो ये रेलवे करते हैं, इस तरीके का ऑप्शन देता है। तो यहाँ SSC में भी दिया गया है इस बार। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, डी वाला जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली, द फाइनल प्राइस इज इतना एंड द इनिशियल प्राइस इज इतना। 1000 रुपये की चीज़ है, वो बढ़कर कितनी हो गई है 2295। ठीक है, तो वो कितनी बढ़ रही है, वो बढ़ रही है 1295, यही बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब 100% से ऊपर जा रहा है मामला, है ना, 100% से ऊपर जा रहा है मामला। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 100% से अगर ऊपर जा रहा है मामला तो 295 है ना, 295,000। ठीक है, 100 हो गया ये इससे, तो ये 29.5 ये हो गया, और 29.5 है ना, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कोई नहीं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें क्या हो गया, यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब पूछता है क्या है कि द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकंड टाइम वॉज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज वॉज द प्राइस इंक्रीज द सेकंड टाइम। तो पहली बार जो इंक्रीमेंट हुआ ना X%, अब दूसरी बारी में क्या इंक्रीमेंट हो गया 2X%। ये बात हो रही है, हमें ये 2X की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ से देखिए, अब मैं इसमें बाय ऑप्शन ही जाऊँगा, है ना, बाय ऑप्शन ही जाऊँगा। तो अब आप इसमें अगर ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन ये देखते हैं कि अगर पहले 35% इंक्रीमेंट हुआ है, दूसरे में ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये आप ध्यान रखिए कि ये दूसरा ऑप्शन दिया है, यानी कि 2x की वैल्यू 35% दी है। तो पहले कितनी हो गई 17.5%, ये हो गई ना, क्योंकि 17.5 का आधा ही, 35 का आधा कितना होता है 17.5। लेकिन जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कहीं पे भी 100 से ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, सेम अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में अगर 65% पहले है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 37.5, है ना, यही हो गया ना। तो जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये 100 से ऊपर तो जा रहा है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब कितना जा रहा है वो हम अभी नहीं कहते। ठीक है, यहीं अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी में अगर ये 70% है, ठीक है, और अभी कितना हो रहा है आपका, ये पहले हो रहा है 35%। ठीक है, तो ये भी आपका 100 से ऊपर जा रहा है, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डी की बात करूं, ये 25% है, ये 12.5% है, तो इसका मतलब ये 100 से ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, तो सी भी, डी ऑप्शन भी नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए, इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपको माइंड के अंदर ही दिख जाएगा, ये मैं हाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप देखिए 2 ऑप्शन ही मिले, बी और सी। अब बी और सी में मिलने के लिए अब हम सबसे पहले आसान ऑप्शन देखते हैं, जिसमें कैलकुलेशन हमारी सबसे आसान है, वो है ऑप्शन सी। अगर दूसरी बारी में 70% है, पहली बारी में 35%, तो अगर मैं 100 का 1000 का 35% निकालता हूं तो वो कितना आ जाता है, 1000 का अगर मैं 35% निकालूंगा तो ये तो साफ सीधा आप दिख रहे हैं यहाँ पे कितना आ जा रहा है। यहाँ पे आप निकालेंगे 1000 का 35%, तो ये हो जाएगा आपका कितना 350, ये मान लेता हूँ, है ना, 1000 का 35%। अब 1000 का 70% निकाल 3500 हो गया। अब इस 3500 को 1000 में जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1350। इस 1350 का आप 70% निकालिए, ये परसेंटेज से 2 साइन चला गया, 7 पंजे 35 हो जाता है, 21 और कितना हो गया आपके पास 21 4 24 हो जाएगा 945। यानी पहले बना आपका 350, अब बन रहा है 945। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 4 9 9 3 12। तो देखिए इंटरेस्ट आपको 1295 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाय ऑप्शन करने की भी आपको आदत डालनी चाहिए।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाकी चाहे तो आप इसको टिपिकली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर वो कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें एक्स वैक्स का। ठीक है, इसको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन ये बहुत आसानी से आपको साफ दिख रहा है कि ए और डी ऑप्शन तो है ही नहीं, बी और सी में है, और सी में जो है 70% दिख रहा है। 35 और 70% को जोड़ के हम देख लेते हैं, आसान आएगा। नहीं आता तो बी ऑप्शन तो हमारा डेफिनेटली सही होगा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप जो है इसको पॉज करके क्वेश्चन समझिए, और जो मैंने बताया पहले उसको अपने माइंड में एनालाइज कीजिए। ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो ट्राइंगल दे दिए हैं, दो ट्राइंगल दिए हैं क्या, ए बी सी और डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसमें देखिए ए बी सी ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल एफ डी ई के। एंगल ए बी आप ए बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा एफ डी के, है ना। 17 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये कॉन्ग्रुएंसी से हमें पता चलता है। अभी आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता। कहता है एंगल बी जो है 52 डिग्री है और एंगल ए जो है 95 डिग्री है। 52 डिग्री हो गया आपका कितना, बी सॉरी, और ए हो गया 95 डिग्री। अब कहता है क्या कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए एंगल दे दिया है आपको, बी एंगल दे दिया है ना। तो एंगल सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, एंगल सी बराबर है एंगल ई के। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल ई के, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर दीजिए कितना, 95 को प्लस कर दीजिए 52 डिग्री से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 147। तो 180 डिग्री में से 147 जाएगा तो ये 33 डिग्री हो गया। तो यानी कि सी और ई तो 33 डिग्री हुआ। तो देखिए यहाँ पे ई की बात हो रही है 33 डिग्री, डी तो है ही नहीं। ठीक है, और जो एफ डी है, एफ डी क्या है 17 डिग्री। तो यानी एफ डी मतलब ये ऑप्शन बी वो कितना है 17 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, डी एफ 17 होगा और ऑप्शन एंगल ई जो होगा वो 33 डिग्री होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ये थे 25 क्वेश्चन जो आपसे 19 सितंबर की शिफ्ट में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे सीजीएल 2024 के अंदर, जो वन ऑफ दी 6 और 7 या 8 शिफ्ट में से डिफिकल्ट शिफ्ट में था। ये इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए कराया क्योंकि ये डिफिकल्ट शिफ्ट में थोड़ा सा कम था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने सारी अपनी डिफिकल्ट शिफ्ट कर ली हैं। साथ के साथ इन सभी की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिलेगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस को देखिए, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। एटलीस्ट आपको इतना तो आप सीख ही सकते हैं कि एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है ना। आपने कोशिश करी होगी सारी चीज़ें सीखने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। बहुत कम दिन बचे हैं, तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी जो है अपना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।